नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अविनाश जी। तो झारखंड में जबरदस्त जीत हुई जेएमएम की इंडिया गठबंधन की। हालांकि वहां समय से पहले चुनाव कराए गए थे जैसा कि आप जानते हैं, और इसको लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ताधारी पार्टी थी उसने इस पर विरोध भी जताया था कि ये समय से पहले चुनाव यहां क्यों कराए गए हैं। और इसको लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हुए थे। ये सवाल भी खड़े हुए थे कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव पहले कराए जा रहे हैं, ये बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है। बहुत सारी चीजें, और बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, तमाम मुद्दे लाए, घुसपैठियों का मुद्दा लाया गया, विवादों को बढ़ाने की कोशिश की गई, चुनाव में जो मुद्दे हैं उनसे जनता को भटकाने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजे जनता ने जेएमएम के पक्ष में सुनाए और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर सत्ता में। और यह बड़ी बात है कि अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सरकार रिपीट हुई हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है झारखंड की, और यह बड़ी बात है। यहां पर अब क्योंकि झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए, तो इन दोनों ही चुनावों में कुछ चीजें कॉमन भी हैं, लेकिन कुछ चीजें यहां कॉमन नहीं है। उन्हीं पर हम यहां बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो दोनों राज्यों में कॉमन है वो ये कि दोनों ही राज्यों में सरकार रिपीट हुई है। वहां पर क्योंकि सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा था तो उसने भी रिपीट की है सरकार, और इधर हम महाराष्ट्र की बात करें तो एनडीए सत्ता में थी, वहां पर उसने एनडीए ने सत्ता हासिल की है। लेकिन यहां पर अनकॉमन बात है वो ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर तो फिर भी ये माना जा रहा था कि सत्ता में वापसी हो सकती है। जिस तरह से आदिवासियों की सहानुभूति, आदिवासियों का प्यार, और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से जमीन पर उतरकर मेहनत की, हेमंत सोरेन को जिस तरह जेल भेजा गया, तमाम चीजें थी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही थी। इसी बीच चंपाई सोरेन का मामला सामने आया, उसने आदिवासियों की नाराजगी को और झारखंड की जो जनता की नाराजगी थी उसे और बढ़ा दिया। तो ये तमाम चीजें थी जो ये बता रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकता है। लेकिन इसके उलट अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां ऐसा किसी भी सर्वे रिपोर्ट में नजर नहीं आ रहा था। यहां तक कि बीजेपी के अपने दिग्गज नेता भी ये नहीं मान रहे थे कि वो इतनी बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी कर सकते हैं। आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस का खुद का बयान था कि हम ये जानते हैं कि हम अपने अकेले के दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकते, हमें सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। और उस समय ये उनके जो बयान थे वो निराशाजनक बयान थे, और उससे ये साफ इशारा मिल रहा था, साफ संकेत मिल रहा था कि वो ये भी नहीं सोचकर चल रहे हैं कि शायद वो डबल डिजिट भी नहीं उन्हें मिल पाएगा यानी। और लेकिन जब नतीजे आए तो सभी को चौंका दिया, सभी को चौंकाया, और खुद बीजेपी भी चौंक गई, खुद शिंदे गुट अब हैरान है, खुद अजीत पवार हैरान है, और पूरी एनडीए हैरान है कि आखिर ये नतीजे आए कैसे। तो इसी पर हम अपने इस कार्यक्रम में यहां पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। हम इसी पर यहां पर चर्चा करेंगे कि कैसे इन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है, और इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से बंपर जीत हासिल की, उसके बाद अब सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि 26 नवंबर को वहां पर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, और उसमें मंच पर इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखाएगा। जो अभी तक जो जानकारियां आ रही है उसके मुताबिक अखिलेश यादव और राहुल गांधी और ममता बनर्जी सभी एक मंच पर एक साथ वहां पर नजर आएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र की यहां पर बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के नतीजों ने सिर्फ जनता को ही नहीं, सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, खुद एनडीए को हैरान किया है। क्या कहते हैं आप अविनाश? हाँ, महाराष्ट्र को लेकर तो बीजेपी के जो नेता थे वो भी ये चीज़ को नहीं मान रहे थे कि हम 170 प्लस जा सकते हैं। उनसे भी जब भी बात की गई तो वो यही बोलते थे कि बहुमत मिल जाएगा, 150 और 160 के बीच में सीटें मिल जाएंगी। बीजेपी की अपनी सीटें भी वो 80-90 और 80-90 के आसपास ही लेके चल रहे थे। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं उससे जाहिर सी बात है वो बीजेपी के लोग भी चौंके हुए हैं, और उनके गठबंधन सहयोगी भी, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों चाहे अजित पवार हों, क्योंकि इनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि पार्टी 200 पार भी चली जाएगी। 230 से ज़्यादा सीटें मिली हैं। यदि उनके छोटे अलाइज जोड़ लिए जाएं तो ये संख्या 235 होती है, यानी 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा। यदि आप देखें कि जब से बीजेपी का उदय हुआ है, जब से 1980 के बाद से, इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र के अंदर किसी भी पार्टी या गठबंधन को आज तक नहीं मिली है। और वो भी तब जब यह कहा जा रहा था कि जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ जनता का जबरदस्त आक्रोश है, और यह आक्रोश लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया, चाहे वो झारखंड की बात हो चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो। झारखंड में भी बीजेपी अपने हाथ से 3 सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी, और यदि आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ तो ये आंकड़ा 24 सीटों का था।
तो महाराष्ट्र में तो साफ दिखाई दे रहा था कि चुनाव जब भी कराए जाएंगे बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगियों को बहुत बड़ी हार मिलने वाली है। लोकसभा चुनाव में भी जो महा विकास अघाड़ी गठबंधन था वो 150 से ज़्यादा सीटों पर लीड कर रहा था, और उसके बाद जो हालात बन रहे थे उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि इन सीटों की संख्या बढ़ते जाना है। दावे तो ये हो रहे थे कि महाविकास अघाड़ी कहीं 200 से ऊपर तो नहीं निकल जाएगा, लेकिन जो आप रिजल्ट देख रही हैं उसमें महाविकास अघाड़ी की जो सीटों की टैली है वो 50 के अंदर सिमट गई है। और जो महायुति गठबंधन है जिसके खिलाफ दिखाई दे रहा था कि जनता के अंदर आक्रोश है, कई मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, कोई भी आंदोलन भी काफी उठा। हाँ, आरक्षण का मामला था, आप किसी भी मुद्दे पर आप चले जाइएगा। हालत यह थी कि विदर्भ में जबरदस्त आक्रोश चल रहा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वहाँ स्वीप हो गई थी, एक सीट नितिन गडकरी अपनी बचा पाए थे, वो भी बड़ा मुश्किल से बचा पाए थे। यदि नितिन गडकरी जितना लेवल का नेता नहीं होता, कद्दावर नेता, तो शायद ये नागपुर की सीट भी हार गए थे। और उसके बाद जब हम देखते हैं, जब विधानसभा चुनाव होता है तो विधानसभा चुनाव में पूरे विदर्भ रीजन में बीजेपी क्लीन स्वीप कर देती है। विदर्भ की 62 सीटों में से जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है सिर्फ 9 सीटों पर समेट जाता है, जबकि लोकसभा चुनाव में उसको 9 सीटें मिल गई थी विदर्भ की। तो अब ये क्या हुआ है, ईवीएम का खेल है, किस चीज़ का खेल है, इसका जवाब तो चुनाव आयोग ही दे सकता है। लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव जिस दिन होता है उस दिन जो वोटिंग परसेंटेज आते हैं वो कुछ और होते हैं, और जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन वोटिंग परसेंटेज अलग होते हैं। चुनाव महाराष्ट्र में भी हुआ, चुनाव झारखंड में भी हुआ। आपने देखा कि जो चुनाव आयोग का वोटर टर्नआउट ऐप है उस पर जब 5:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े आए उसमें बताया गया था कि 58% के करीब वोटिंग, 58.1% महाराष्ट्र में वोट पोल हुआ है, और जबकि झारखंड में ये बताया गया था 67.6% के लगभग था। लेकिन जिस दिन काउंटिंग होती है उससे पहले जो आंकड़े आते हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले होते हैं। महाराष्ट्र में जो 67% वोट बताया गया था वो 1% बढ़ जाता है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मामले में ये संख्या 8-9% से भी ज्यादा ऊपर चली जाती है। झारखंड में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी और महाराष्ट्र में 8 से 9%। हाँ, 8 से 9% वोट बढ़ जाता है। जब एक ही जगह वोटर तो हिंदुस्तानी है, कोई बाहर से तो वोटर तो आए नहीं है, तो दोनों जगह ये संख्या अचानक इतना ज्यादा, क्योंकि 1% तो ये मान लिया जाता है कि 5:30 बजे के बाद भी वोटरों की लाइनें लगी होती हैं। कई बूथ तो ऐसे होते हैं जहां 8 बजे तक भी वोटिंग होती है, 9 बजे तक भी वोटिंग होती है। तो 1 और 1.5% और 2% तक का मार्जिन ये मान लिया जाता है। ये शुरुआत से, जब से देश में चुनाव शुरू हुए उसके बाद से ही जो चुनाव आयोग के आंकड़े 6 बजे आते हैं, और उसके बाद जो अगले दिन वो जो आंकड़े जारी करता है उसमें 1-2% वोटों का अंतर होता है। लेकिन 8 और 10% का अंतर जब से राजीव कुमार जी आए हैं चुनाव आयोग में उसके बाद से ही देखने को मिलने लगा है। और जिस भी स्टेट में इतना बड़ा अंतर वोटिंग के 24 घंटे बाद आ रहा है, 48 घंटे बाद आ रहा है, वहां आप देखिएगा ट्रेंड एक जैसा है। उन जगह हमेशा बीजेपी ही जीतते हुआ है। और जहां पर वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में 1 और 2% जो परंपरा चली आ रही है वही अंतर रहता है, वहां बीजेपी अधिकतर जगह चुनाव हार रही है। तो सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग पर यह सवाल है कि भाई ये वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े, पहली बात तो आप सिर्फ वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े जारी करते हैं, ये बताते ही नहीं है कि भाई किस बूथ पर कितना वोट डला है, किस विधानसभा में कितना वोट डला है, टोटल पूरे स्टेट में कितने लोगों ने पोलिंग की है। इस चीज़ को बताने के लिए जब मतपेटियां खुलने वाली होती हैं उससे कुछ समय पहले ही जो कैंडिडेट होते हैं उनके पास खबर आती है कि भाई उनके विधानसभा में इतना वोट डला है। इस चीज़ को बताने आप बता क्यों नहीं पाते, जबकि यदि चुनाव आयोग चाहे तो दूसरे दिन सुबह इसके पूरा डाटा वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। जब जिला चुनाव अधिकारी के पास में पूरा डाटा होता है और वो डाटा ही आपको सिर्फ पब्लिश करना है, तो आप वो उस डाटा को देने में आपको 36 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का समय क्यों लग रहा है? जिस दिन आपकी काउंटिंग होती है उसी समय वो डाटा क्यों सामने आ रहा है? तो जाहिर सी बात है, अब जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको ही नहीं पता कि कितना वोट डला है। तो अब चुनाव के बाद हर जगह समीकरण की चर्चाएं शुरू होती हैं, और उसके बाद जब आपको पता ही नहीं है कि वोट कितना डला है, किस क्षेत्र में कितना वोट डल रहा है, क्योंकि उनके जो मतदाता एजेंट होते हैं तो कई जगह हर कैंडिडेट का एजेंट भी नहीं हो पाता है, तो उसके पास पूरे आंकड़े भी नहीं होते, वो चुनाव आयोग के ऊपर ही डिपेंडेड रहता है और चुनाव आयोग आंकड़े देता नहीं है। तो इस चीज़ पर तो विशेष, चाहे विपक्षी दल हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि चुनाव की पारदर्शिता तभी बनी रहेगी जब आपको पता है कि कहाँ कितना वोट पोल हुआ है। यदि वोटिंग परसेंटेज आपका हर दिन के साथ एक नई वोटिंग परसेंटेज आपके सामने आ रहा है तो उस पर सवाल जरूर उठेंगे। जी बिल्कुल, जैसे हरियाणा चुनाव के जब नतीजे आए उसके बाद भी चुनाव आयोग सवालों में घिरा रहा था, और हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद से लगातार जब तक महाराष्ट्र चुनाव हुए और नतीजे आए तब
अब तक हरियाणा चुनाव के नतीजों का बार बार जिक्र होता रहा और इसी का एक नतीजा ये भी रहा कि जब महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए तो बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ खेल तो हो रहा है। और जैसे कि अविनाश जी आपने बताया कि जिस तरह से यहां पर वोटिंग परसेंटेज अचानक से बदला है, ये बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक स्टेट में 7 से 8% की बढ़ोतरी होती है, वहीं दूसरे स्टेट में मात्र 1% या 1.5% की बढ़ोतरी होती है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसीलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। और अब ये जब से नतीजे आए उसके बाद से विपक्ष एक बार फिर आक्रोशित है, चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है। और जो संजय राउत हैं, जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और ईवीएम को लेकर पहले से ही विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि कुछ ना कुछ धांधली हो सकती है, इस तरह की आशंकाएं थी। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में एक कांग्रेस की सभा की थी, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि कोई भी उपचुनाव बीजेपी नहीं जीत पाती है, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग उसके साथ है इसलिए 10 से 15-12 हजार लोग लिस्ट जो होती है वोटर लिस्ट उससे हटा देते हैं और 20 हजार लोग जोड़ देते हैं। तो इस तरह के आरोप लग रहे थे पहले से ही चुनाव आयोग पर। और इसी को लेकर महाराष्ट्र के नतीजे जब आए तो कहीं ना कहीं लोग पहले से समझ चुके थे कि यहां एक बड़ा खेल हो सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा हैरान नहीं किया इन नतीजों ने, लेकिन कई सवाल पीछे जरूर छोड़ दिए। और खासकर ये जो आपने आंकड़े बताए हैं ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि एक स्टेट में 7 से 8-9% की बढ़ोतरी हो जाती है और दूसरे स्टेट में मात्र 1.5% की बढ़ोतरी होती है, जो आंकड़े लास्ट में आते हैं। तो इस तरह से यहां पर अब सवाल यह है कि संजय राउत जिस तरह से इस मामले को उठा रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये गद्दारी हुई है, जनता कैसे गद्दारों को चुन सकती है और ये जनता का फैसला नहीं है, ये मशीनरी का खेल है। तमाम तरह के आरोप संजय राउत ने लगाए, हम उन्हें भी सुनेंगे संजय राउत ने क्या कुछ कहा था। लेकिन अभी क्या विपक्ष अब इस पर कोई एक्शन ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है? क्या लगता है आपको अविनाश जी? ये तो विपक्ष का ही काम है कि उनको इस चीज़ पर मंथन करना चाहिए कि जहां पर वोटिंग परसेंटेज में इस तरीके का फ्लक्चुएशन आता है वो हर बार फायदा बीजेपी को ही क्यों मिलता है। आप जैसे उपचुनाव की भी बात की तो उपचुनाव में आप देखिएगा कि जिस जगह विपक्ष की सत्ता थी, जहां विपक्ष की सरकार है, उनमें से किसी भी स्टेट में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। यदि कहीं पर भी परिणाम बदलें तो बीजेपी के जहां जहां सत्ता है और उन स्टेटों में चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, उन स्टेटों में जरूर कांग्रेस या उनके सहयोगियों ने सीटें जीती हैं। मध्य प्रदेश में तो वहाँ के जो मंत्री थे वो खुद चुनाव हार गए, वो खुद ही ईवीएम पर सवाल उठाने लगे कि हम तो आगे चल रहे थे, अचानक ईवीएम के चक्कर में पीछे हो गए। तो जाहिर सी बात है ईवीएम पर जब सवाल आपकी पार्टी के लोग उठा रहे हैं तो विपक्ष तो शुरुआत से इस चीज़ को लेकर लगातार बोल रहा है। आप बाकी जगह आप स्टेट में देख लीजिए, करीब 6 स्टेट हैं, 14 स्टेटों में 15 स्टेटों में उपचुनाव हुए थे, 6 स्टेटों में बीजेपी का खाता ही नहीं खुला है। बीजेपी को सीटें सिर्फ उन्हीं स्टेटों में मिली हैं उपचुनाव में, अभी आप देखेंगे जहां पर उनकी या उनके सहयोगियों की सरकार है। नहीं तो जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी वहां उनके सारे कैंडिडेट, चाहे पंजाब का मामला हो, चाहे केरल का मामला हो, चाहे कर्नाटक का हो, हर स्टेट में बीजेपी के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। कई जगह तो तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर आए हैं। यदि कहीं जीत पाए हैं तो बस खाली, जैसे यूपी में भी 2 सीट उनके हाथ से निकल गई, लेकिन जहां वो विपक्ष में उस स्टेट में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। महाराष्ट्र का मामला भी आप देख लीजिएगा, उपचुनाव होता है लोकसभा का नांदेड़ सीट पर। नांदेड़ सीट लोकसभा की कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन नांदेड़ की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वो सारी की सारी विधानसभा सीटें मायावती गठबंधन जीत जाता है। वोट डालने वाला तो एक ही वोटर है, फिर अचानक ही विधानसभा और लोकसभा का परिणाम एकदम से अलग अलग कैसे आ गया। नांदेड़ में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन चुनाव जीतता है विधानसभा का, और लोकसभा वही वोटर जब लोकसभा के लिए वोट डाल रहा है तो वो कांग्रेस के लिए वोट कर रहा है। करीब 10 से 15% वोट का मार्जिन एक ही सीट पर एक ही समय कैसे बदल गया, इस पर जरूर रिसर्च होना चाहिए कि आखिर लोकसभा और विधानसभा, ये तो माना जाता है कि भाई मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन यदि आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव के ट्रेंड को ही देखें तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जनता ने वोट बीजेपी को नहीं दिया था, जनता का वोट गया था इंडिया गठबंधन को, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 48 में से 31 सीटें मिली थी, बीजेपी को सिर्फ 17 मिली थी। नांदेड़ सीट भी बीजेपी की नहीं जीत पाई थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होता है, जो लोकल स्तर पर इशू पर लड़ा जाता है, और लोकल इशू पर तो पहले से ही घिरे हुए थे, तो लोकल इशू पर जब चुनाव हुआ तो फिर वहाँ महायुति गठबंधन एनडीए जीत जाता है चुनाव। आप ये देखिएगा, सबसे बड़ा जो मुद्दा वहाँ 2.5 साल से चल रहा था, वो चल रहा था कि पार्टी को तोड़ने का।
शिवसेना की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, लोगों की सहानुभूति शिवसेना के साथ थी, लोगों की सहानुभूति शरद पवार के साथ में थी। लेकिन वहाँ जितने लोगों ने पार्टी के साथ में गद्दारी की या विश्वासघात किया वो लोग जीत जाते हैं। दूसरी तरफ आप झारखंड का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, झारखंड में जितने लोगों ने जेएमएम छोड़ी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें से एक चंपई सोरेन बस एक शख्स ऐसे थे जो क्योंकि वो सीएम रहे थे, उनका अपना कद था। उसके अलावा जितने लोगों ने भी जेएमएम को छोड़ा या कांग्रेस को छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हुए, वो सभी के सभी लोग चुनाव हार गए। चाहे गीता कोड़ा रही हो, चाहे बाबूलाल सोरेन हो या सीता सोरेन हो, कोई मीरा मुंडा के मामले में तो यह है कि वो पूर्व सीएम की पत्नी है और वो बीजेपी में ही बीजेपी के ही नेता हैं। लेकिन बाकी के जितने लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया, जनता ने सबको चुनाव हरा, बड़े चेहरों को भी हरा दिया ना, बड़ी बात ये। हाँ, बड़े चेहरों को भी हरा दिया। लेकिन जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, वो कोई भी चुनाव जीत कर नहीं पहुंचा। लेकिन महाराष्ट्र के मामले में जितने लोगों ने पार्टी से गद्दारी की, वो लगभग जिन्होंने विश्वास पार्टी का विश्वास तोड़ा, मतदाताओं ने जिस पार्टी के लिए उनको पहले वोट दिया था और वो उस पार्टी को छोड़कर चले गए, वो लगभग सभी के सभी दोबारा से चुनाव जीत कर आ गए। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि भाई, जबकि एकनाथ ये कहा गया था, जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी थी तो उन्होंने अपने सांसदों से और अपने विधायकों से बोला था कि आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आप लोगों को दोबारा सदन में लाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही हमारी है। आपके लिए टिकट ही नहीं, आपके लिए जीत का सर्टिफिकेट भी हम लेके आएंगे। तो भाई, इतने भरोसे से तो हम किसी भी सीट के लिए नहीं बोल सकते। इवन अपने देश में प्रधानमंत्री चुनाव हार जाता है, मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है, लेकिन एकनाथ शिंदे को पता था कि हमारे साथ में जो 40 विधायक जा रहे हैं, 42 विधायक जा रहे हैं, ये दोबारा से चुनाव जीत कर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच भी यही लड़ाई थी, लेकिन शरद पवार की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, जबकि उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच अगर देखा जाए तो शिंदे गुट का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ये भी चौंकाने वाली बात नहीं। इस बार तो विधानसभा चुनाव देखा जाए तो शरद पवार की पार्टी का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। अजीत पवार के कंपैरिजन, अजीत पवार पार्टी तोड़ के निकले थे और ये कहा जा रहा था कि जितना नाराजगी एकनाथ शिंदे को लेकर थी, उससे ज्यादा नाराजगी लोगों में अजीत पवार को लेकर थी। और उसके बाद हम देखते हैं तो अजीत पवार का परफॉर्मेंस तो शिंदे से भी ज्यादा बेटर था। वो सिर्फ 52 सीटों पर चुनाव लड़े। 52 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद वो 41 सीटें एनसीपी चुनाव जीत रही है। अजीत पवार खुद, उनका बयान था जब वो वोट डालने के बाद मतदान केंद्र से बाहर आए हैं, उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मुकाबला बहुत टाइट है, पता नहीं किसकी जीत होगी। बोले पहली बार मैं एक बहुत मतलब कड़े मुकाबले में, या हम बारामती में देख रहा हूँ, बारामती के लोगों ने भी ये बोला था कि हमने अजीत दादा पवार को कभी भी पोलिंग बूथों का दौरा करते हुए आज तक नहीं देखा है। पहली बार उनको पोलिंग बूथों पर हमने घूमते हुए देखा है, क्योंकि अजीत पवार को भी लग रहा था कि संभवतः वो चुनाव हार सकते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आए तो अजीत पवार खुद चौंक गए थे, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी जीत में से एक जीत उनको इस बार मिली है। जबकि ये कहा यह जा रहा था कि भाई अभी कुछ दिनों पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ है, अजीत पवार की पत्नी बारामती से चुनाव लड़ रही थी। जिस सीट से अजीत पवार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, उसी सीट से उनकी पत्नी 48,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। तो उसके बाद अजीत पवार तो ये बोल रहे थे अपने समर्थकों से कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी जगह हम अपने बेटे को चुनाव लड़ा देंगे। लेकिन पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि यदि सेनापति ही चुनाव मैदान को छोड़कर भागेगा तो फिर पार्टी की क्या हालत होगी, ये तो फिर भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद से ये माना जा रहा था कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो किसे असली शिवसेना मानता है, किसे असली एनसीपी मानता है। ये सारी चीजें साफ हो गई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी कांग्रेस। जब महाविकास अघाड़ी में सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था, तो इसको लेकर ये माना जा रहा था कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ये ही परिणाम आएंगे और हो सकता है कि इससे और भी अच्छे आए। लेकिन जब नतीजे आए तो सभी चौंक गए और इसी को लेकर अब विपक्ष हमलावर है और संजय राउत ने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि ये मशीनरी की जीत हुई है। क्या कुछ बोले हैं संजय राउत, पहले उन्हें सुन लेते हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार जनता के न्यायालय में गए, वहां भी जनता ने देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला, न्याय खरीद लिया, उस तरह से वहां पैसा यंत्रणा पूरी तरह से जिस तरह से इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम निराश नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। बाला साहब ठाकरे साहब ने भी उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत हार जीत देखी है। तो हमको कोई चुनाव हराया, हमने सत्ता गंवाई, उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है। हम लड़ेंगे और जो महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम हो रहा है उसको विरोध करते रहेंगे। तो यहाँ पर
पर संजय राउत ने साफ साफ कहा कि वो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के लोग हैं और वो लड़ते रहेंगे। उन्होंने जो हार जो हुई है वो इसे स्वीकार करना पड़ा है, वो इसे स्वीकार नहीं करते। ये हार मशीनरी की वजह से हुई है, ये जीत मशीनरी की जीत हुई है, जनता का ये फैसला हो ही नहीं सकता। ये बात लगातार संजय राउत दोहरा रहे हैं और इसी तरह से यहां पर देखा जा सकता है कि जो आंकड़े आए हैं, जो जीत हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि विपक्ष ही इससे हैरान नहीं है, इससे खुद बीजेपी के अपने नेता हैरान है, खुद शिंदे हैरान है, खुद अजीत पवार हैरान है। और शायद यही वजह है कि जैसे ही नतीजे आ रहे थे, जैसे ही ये बात साफ होती गई कि सरकार एनडीए बना रही है, उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर एनडीए के अंदर रार छिड़ गई। यहां पर यह साफ हो गया कि जो सहयोगी अभी तक दबाव बना रहे थे बीजेपी पर, बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि उसे सहयोगियों के सहारे ही मैदान में कुछ जगह मिल सकती है, वो ये चुनावी रण अगर जीत सकता है या कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकता है तो उसके लिए उसे सहयोगियों की ही जरूरत पड़ेगी। और ये बात खुद देवेंद्र फडणवीस ने कही थी और ये उस बयान से भी साफ हो गया था जब अमित शाह ने कहा था कि ये चुनाव तो नहीं लेकिन अगले तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन उस बयान ने बहुत बवाल मचाया था क्योंकि उस बयान ने यह संकेत दिए थे कि धीरे धीरे बीजेपी अपने सहयोगियों को कमजोर करेगी। और अब जब नतीजे आए हैं, जब महाराष्ट्र के नतीजे आए तो उससे यह साफ हो गया है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को कमजोर कर दिया है। क्या लगता है आपको अविनाश जी? हाँ बिल्कुल, जो चुनाव नतीजे दिखाई दे रहे हैं उसमें तो भले ही एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, उनके लिए खुश होने की यह बात हो सकती है कि उनके साथ जितने विधायक आए थे उतनी लगभग वो सीटें जीत गए हैं। से एकनाथ शिंदे की सीटें तो और ज़्यादा बढ़ी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर इस बात का है कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करती है और जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो या तो उस पार्टी के लोगों को तोड़कर अपने में मिला लेती है और या उस पार्टी को किनारे लगा देती है। अब हालत ये हो गई है कि बीजेपी को आज की तारीख में ना तो एकनाथ शिंदे की ज़्यादा ज़रूरत रह गई है, ना अजित पवार की ज़रूरत रह गई है। 132 सीटें वो खुद जीत कर आए हैं, 5 जो उनके सहयोगी दल हैं उनको सीटें मिली हैं, 4-5 निर्दलीय बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। उसके बाद यदि अब देखा जाए तो बीजेपी को बहुमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की जरूरत पड़ेगी तो 4 या 5 सीटों की जरूरत पड़ेगी। और जब जो चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जहाँ क्योंकि सीटों के लिए लड़ाई चल रही थी, बीजेपी 162 सीटें मांग रही थी, लेकिन सहयोगियों का भी दबाव था, तो बीजेपी ने इस शर्त पर सीटें दी थी कि कैंडिडेट हमारा होगा। और 8 सीटें उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवारों के तौर पर लड़वाए थे और 4 सीटें उन्होंने अजित पवार की पार्टी के सिंबल पर अपने कैंडिडेट लड़ाए थे। अगर आज की तारीख में ये लोग अलग होते हैं तो उसमें से 8-9 कैंडिडेट तो चुनाव जीत कर आए हैं। उनकी निष्ठा ना तो अजित पवार के साथ में है ना एकनाथ शिंदे के साथ में, उनकी निष्ठा सीधा सीधा बीजेपी के साथ में है। और अगर यदि ये लोग अलग भी होते हैं तो बीजेपी को जो 4-5 विधायक चाहिए उतने उससे ज़्यादा विधायक होंगे तो वो इस्तीफे करा देगी, उनको अपने पाले में ले लेगी। तो इसलिए एकनाथ शिंदे हों चाहे अजित पवार हो, वो सत्ता में जरूर वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बात पक्की है ना तो एकनाथ शिंदे को बीजेपी अब सीएम पद देने वाली है और ना ही अजित पवार को, जो पिछली बार 8 और 9 मंत्री मिल गए थे उनकी पार्टी के लिए, उतने मंत्री भी उनको नहीं मिल रहे, ना उनको इस बार वित्त मंत्रालय मिल रहा है। इसलिए ये मान के चलिएगा कि अगले 5 साल जितना भारी मतलब विपक्ष के लिए उससे ज़्यादा भारी बीजेपी के सहयोगियों के ऊपर पड़ने वाले हैं, क्योंकि 5 साल तक एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपनी पार्टी को बचा पाएंगे कि या नहीं बचा पाएंगे, ये सबसे बड़े सवाल तो उनके अंदर ही उठ रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अजित पवार का आप चेहरा देख लीजिए, बिल्कुल चेहरा सूखा हुआ था। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर आप नजर डालिएगा तो उनको भी लग रहा था कि इस तरह की जीत से तो भाई यदि सीटें 50-60 सीटें कम हो जाती तो उनकी कम से कम क्रेडिबल बीजेपी के लिए उनके वो बना रहता कि भाई शिंदे की जरूरत बनी रहती। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी को ना तो शिंदे की जरूरत है और ना अजित पवार की जरूरत है। यह भी कहा जा रहा है कि जब रिजल्ट एकदम क्लियर हो गए थे, पिक्चर साफ हो गई थी कि बीजेपी और उनका गठबंधन 250 से ऊपर सीटों पर जीत रहा है, तो उसके बाद अचानक ही अमित शाह का फोन अजित पवार के पास आता है, भाई आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे? चुनाव लड़ा जा रहा था एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, अजित पवार को क्यों साधा जा रहा था? भाई आप शिंदे को ये मान के चलिएगा, या तो आप शिंदे को किनारे लगा रहे हैं इसलिए आप अजित पवार को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में तो ना तो बीजेपी को इतनी जरूरत शिंदे की है ना अजित पवार की है। सिर्फ एक शख्स भी उनके साथ में रहता है तो लगभग वो 2/3 मेजोरिटी के आसपास पहुंच जाएंगे। उसके बाद यदि आप अजित पवार के पास से उनका फोन पहुंच रहा हो, ये कहा जा रहा है करीब लगभग आधा घंटे तक दोनों के बीच में चर्चा हुई है
क्या चर्चा हुई है ये अजीत पवार और गृह मंत्री अमित शाह जाने, क्योंकि एकनाथ शिंदे से इस चीज़ पर उनकी शायद डिस्कस नहीं हुआ होगा। लेकिन अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी जीत से बीजेपी के सहयोगी जरूर बहुत ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी जीत कैसे मिल गई, क्योंकि ना तो शिंदे और ना ही अजीत पवार इस चीज़ को मान रहे थे कि हमारे साथ जितने लोग आए हैं उतने लोगों को जिता भी पाएंगे, बहुमत मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये भी पूरी तरीके से भरोसे में नहीं थे। क्योंकि ये कहा गया है कि ये जो शिवसेना जो लोग छोड़ते हैं या एनसीपी जो लोग छोड़ते हैं उनका आप पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा कि जो लोगों ने ये पार्टी छोड़ी है वो अपना अगला चुनाव कभी जीत नहीं पाए हैं। उनको चुनाव जीतने में 10 साल लग जाते हैं। अगले वो 10 साल तक जब अपने वहाँ मेहनत करते हैं, लोगों से माफिया मांगते हैं, उसके बाद मुश्किल से चुनाव जीत पाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है, जितने लोगों ने बगावत की है, लगभग 90 से 95% लोग वो दोबारा से चुनाव जीत कर आ गए हैं। ये कैसे हुआ है इस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि मशीन का खेल है कि मतदाताओं का खेल है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद से सहयोगियों के दबाव में थी बीजेपी, ये बात सच है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तक नहीं छू पाई थी और इसके बाद उससे सहयोगियों के सहारे से सरकार बनानी पड़ी। और इसी के बाद खासकर नीतीश और नायडू, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टियां थे जिन्होंने सहयोग किया था, तो ऐसे में वो लगातार दबाव बना रहे थे। वहीं अगर महाराष्ट्र में बात करें तो जब सीट बंटवारे की बात चल रही थी तो एनडीए में खींचतान लंबे समय तक देखने को मिला था, क्योंकि सहयोगी दबाव बना रहे थे कि उनके मन मुताबिक सीट्स दी जाएं। बहुत दिनों तक इस पर चर्चा चलती रही थी और अब जब नतीजे आए पहले हरियाणा के और उसके बाद अब महाराष्ट्र के, तो एक बार फिर बीजेपी ने अपना दबदबा बना लिया है। तो क्या ये जो पूरी रणनीति है इसके पीछे की वजह यही है कि जिस तरह से सहयोगी हावी होने की कोशिश कर रहे थे तो सहयोगियों को डाउन करना इसके पीछे की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक तो बीजेपी की रणनीति रही है कि जो सीट बंटवारा हमेशा वो बिल्कुल अंतिम समय पर करती है, क्योंकि बीजेपी के पास संसाधन है। अंतिम समय पर भी यदि वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो वो अपने पूरे संसाधन झोंक देंगे तो वो जनता तक पहुंच जाते हैं। चुनाव की तैयारियां वो पूरे 5 साल तक करते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनके पास संसाधन बहुत सीमित होते हैं, उनके लिए वक्त चाहिए होता है। अंतिम समय तक जब उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, कौन सी सीट से उनका उम्मीदवार होगा, और उसके बाद लास्ट समय पर जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके बाद पता चलता है कि भाई ये सीट हमको मिल रही है। तो एक तो आपको कैंडिडेट का चुनाव करना है और 20 दिन बहुत मुश्किल से बचते हैं, उसी में आपको सारे काम करने हैं, चुनाव प्रचार वगैरह पूरा चुनाव लड़ना है। तो जाहिर सी बात है वहाँ जो सहयोगी होता है उसका आप पूरे चुनाव कभी भी उठा के देख लीजिएगा, बीजेपी के सहयोगी दल का स्ट्राइक रेट हमेशा बीजेपी से कम होता है। आप महाराष्ट्र चुनाव ही देख लीजिए, महाराष्ट्र चुनाव में चाहे अजीत पवार हो, अजीत पवार का जो स्ट्राइक रेट पार्टी का है वो लगभग 80% के करीब का है, एकनाथ शिंदे का 70% के करीब का है, लेकिन बीजेपी का 85% का है। तो एक तो बीजेपी सबसे पहले तो एक सेफ सीट पकड़ रखती है अपने पास में, और उसके बाद अंतिम समय पर चुनाव की जो सीट बंटवारा होता है उसका भी जो नुकसान होता है सहयोगियों को भी होता है। दूसरा, इस बार महाराष्ट्र चुनाव में एक अलग चीज़ देखी गई। ये कहा जाता है कि बीजेपी शहरी पार्टी है, शहरों में उसको समर्थन मिलता है, गाँव में नहीं मिलता है। लेकिन इस बार सारा खेल ही उल्टा दिखाई दिया। यदि एमबीए ने कहीं पर यदि बीजेपी और उनके गठबंधन को टक्कर दी है तो मुंबई में दी है, जबकि ये कहा जाता है कि भाई मुंबई में तो लोकसभा चुनाव के समय पर भी बीजेपी की स्थिति बुरी नहीं थी, वोट शेयर के मामले में वो आगे थे। लेकिन बाकी जिस एरिया में वो वोट शेयर के मामले में महा विकास अघाड़ी गठबंधन से पीछे थे, उन जगह पर बीजेपी ने बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, और जहाँ वो आगे थे वहाँ उनको विधानसभा चुनाव में भी टक्कर दिखाई दे गई है। तो ये हुआ क्या है कि भाई जहाँ बीजेपी पीछे थी वहाँ कुछ खेल हुआ है, या बीजेपी ये मान के चल रहे थे कि यहाँ तो अब लोग चुनाव जीत ही रहे हैं, जहाँ चुनाव जीतने की सोच रहे थे वहीं पर वो चुनाव हार गए, और जहाँ वो मान के चल रहे थे कि यहाँ महाविकास अघाड़ी गठबंधन आएंगे, वहाँ पर आप देखिएगा पूरी तरीके से साफ हो गया है। ये कहा जाता था कि इस बार के चुनाव में विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र, यहाँ महायुति गठबंधन की हालत बहुत खराब होने वाली है। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इस पूरे रीजन में लोकसभा की 21 सीटें आती हैं, और इन बीजेपी के गठबंधन के पास, बीजेपी के पास तो एक ही सीट थी, एक उनके सहयोगी के पास सीट थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में बिल्कुल कहानी उल्टी हो गई। पश्चिम महाराष्ट्र का हिस्सा तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी को कभी भी उस एरिया में डबल फिगर में सीट नहीं मिली, 70 विधानसभा सीटें, लेकिन इस बार बीजेपी ने वहाँ पर भी स्वीप कर दिया है। जबकि वहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एनसीपी शरद पवार गुट का जबरदस्त दबदबा है। कि शरद पवार ने विधानसभा चुनाव से पहले पूरे क्षेत्र का दौरा भी किया था,
उन्होंने उस दौरे में ही लोगों की पसंद भांपी थी, उस हिसाब से उन्होंने कैंडिडेट भी दिए थे। शरद पवार ने कैंडिडेट के लिए ये नहीं देखा था कि भाई उन्हीं एनसीपी का ही कैंडिडेट हो, यदि उन्हें दिखाई दिया कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट है तो उसको भी उन्होंने टिकट दे दिया था। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। शरद पवार खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। भारत की राजनीति में ये कहा जाता है क्षेत्र की जो समझ है शरद पवार से बेहतर समझ किसी को नहीं है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी उनको अपना राजनीतिक गुरु बोलते हैं। लेकिन इस बार शरद पवार अपने ही क्षेत्र में इस जनता की नब्ज नहीं समझ पाए कि मशीन की नब्ज पर नहीं समझ पाए। इस पर जो भी होगा वो 2-3 दिन में सामने आ जाएगा कि भाई हुआ क्या है, जमीन पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजों पर मंथन चल रहा है, जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कुछ ना कुछ धांधली तो हुई है, ये जो जीत हुई है मशीनरी की जीत है, चुनाव आयोग ने एक बार फिर अपना खेल कर दिया, तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं महाराष्ट्र के जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से। इसी तरह उपचुनाव के नतीजों ने भी हैरान कर दिया है, क्योंकि कुछ जगह पर जो बड़े बड़े मुद्दे थे वो भी नहीं चल पाए और वहां सत्ताधारी पार्टी की विजय हुई। इसी तरह अगर हम बात करें कोलकाता और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से नतीजे आए, वहां पर इतना बवाल मचा रहा वो जो हॉस्पिटल वाला मामला था, लेकिन नतीजे कहीं ना कहीं टीएमसी के पक्ष में रहे उपचुनाव के। इसी तरह हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे मुद्दों को उठाया, माफियाओं के साथ तस्वीरें दिखाई दी, अपराधियों के साथ तस्वीरें दिखाई दी योगी आदित्यनाथ की बाकायदा मंच पर सम्मानित करते हुए, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल भी पूछा था कि आप तो गुंडागर्दी को खत्म करने की बात करते हैं, आप अपराधियों को जड़ से मिटाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने मंच पे उन्हें सम्मानित करते हैं। तो ये सभी चीजें छाई रही। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज संविधान का मुद्दा, इसके अलावा बटेंगे तो कटेंगे का जिस तरह से पलटवार किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, जुड़ेंगे तो जीतेंगे करके पोस्टर्स छपवाए गए, ये सारी चीजें, और इसके अलावा जो वोटिंग वाले दिन यानी 20 तारीख को जिस तरह से वीडियोस बहुत सारी जगह से सामने आए थे, जिस तरह से देखा जा रहा था कि मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है वहां बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, और जिस तरह से जो महिलाएं आ रही हैं निकलकर, पुरुष आ रहे हैं, उन पर पुलिस बाकायदा पिस्तौल ताने हुए दिखाई दे रही है। ये तमाम खबरें निकल कर आई, लेकिन जब नतीजे आए तो उन्होंने हैरान कर दिया। और खास बात यह है कि जब रुझान थे उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन शाम तक नतीजे आते आते पलट गए, और अब उन जो नतीजे आए उत्तर प्रदेश से उस पर भी सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, जिस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। तो मायावती को सबसे पहले सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रही हैं वो। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो वोट पड़े हैं और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं, तो उसको लेकर अब ये आम चर्चा है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं, बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है, और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि आम चुनाव में
जो जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से जब जनरल इलेक्शन होता है, जो पार्टी पावर में होती है, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी पावर में फिर से लौट के आ जाए, दूसरी पार्टी भी आ सकती है, तो फिर वो जो सरकारी मशीनरी है वो थोड़ा घबराती है। जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से आम चुनाव में इनका जनता पर कोई ज़्यादा दबाव या डर आदि नहीं होता है, जिसे खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव तथा स्थानीय निकायों के भी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ेगी। तो यहाँ पर मायावती ने भी आरोप लगा दिए हैं कि कुछ तो धांधली हुई है। इसी तरह उपचुनाव के नतीजों पर लगातार बात चल रही है, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि रुझान जब आ रहे थे शुरुआत में, तब समाजवादी पार्टी कई सीट्स पर आगे चल रही थी और जो वीडियोस आए थे निकलकर उसने भी बताया था, और जो वीडियोस के आने के बाद जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि कुछ वहां खेल हो सकता है, वही चीज नतीजों में दिखाई भी दी। अविनाश जी क्या कहेंगे? हाँ, 20 तारीख को वोटिंग होती है, उससे एक दिन पहले 19 तारीख तक जिस तरीके की जो ग्राउंड पर रिपोर्ट थी उसमें दिखाई दे रहा था कि बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, जबकि कम से कम 7 सीटें, 6 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी आसानी से निकाल ले जाएगी। लेकिन जिस दिन वोटिंग होती है तो उस दिन हालत बिल्कुल अलग होते हैं। कई क्षेत्रों में लोगों को वोट डालने से रोकने की खबरें आती हैं। आपने देखा होगा कि पिस्टल लहराते हुए एक दरोगा का फोटो आया था जो मतदाताओं को धमका रहा था। कई क्षेत्रों में तो बाकायदा बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। अब एक सीट है कुंदर की, उसको लेकर तो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उस सीट को लेकर कोर्ट में जाने का मन बना चुकी है और उसके लिए बाकायदा एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। और बहुत सारे एविडेंस तो उनके पास में है इस चीज़ को लेकर कि भाई जहां अल्पसंख्यक वोटर रहते हैं, आपने उस पूरी गली पर बैरिकेड्स लगा के रोक दिया है कि आज कोई भी यहाँ से बाहर निकल के नहीं जाएगा। जिस सीट पर 65% मतदाता अल्पसंख्यक समुदाय का होता है, उस सीट पर यदि बीजेपी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत जाती है तो उस पर तो सवाल होगा ही होगा। अब बीजेपी कहती है कि ये रामपुर मॉडल है। रामपुर मॉडल कौन सा मॉडल है भाई? रामपुर मॉडल तो यही है ना कि अल्पसंख्यकों को आप वोट मत डालने दीजिएगा और उसके बाद आप चुनाव जीत लीजिएगा। 2.5% और 3% वोट रामपुर शहर में डलता है और जिस जगह से जब आजम खान चुनाव लड़ते थे वहाँ वो 70 और 80 हज़ार की जहाँ से लीड लेके आते थे, उस जगह से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की लीड जो होती है वो 8 और 9 हज़ार रह जाती है। और जिस एरिया से बीजेपी को लीड मिलती थी 25-30 हज़ार वोट की, वहाँ से बीजेपी की लीड वो बराबर मेंटेन बनी रहती है। तो वो आप ये इसी जो रामपुर मॉडल जो आपका था कि भाई जहाँ आपको वोट नहीं मिलना है वहाँ वोट डलना भी नहीं है और जहाँ से आपको वोट मिलना है वहाँ भरपूर वोट डलना है, वही मॉडल आपने बाकी सभी जगह आप अप्लाई किया, चाहे सीसामऊ में अप्लाई किया हो चाहे कुंदरकी में अप्लाई किया हो। कुंदरकी में 65% मुस्लिम मतदाताओं वाली सीट यदि बीजेपी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत रही है तो इस पर तो सभी लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि बीजेपी का अच्छे जो कैडर बेस कार्यकर्ता है वो भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता था कि कुंदर की सीट वो जीत सकते हैं। 1 लाख वोट से जीतने की बात तो अलग है, वो जीत भी सकते हैं, इस पर ही सवाल उठते थे। 30 साल से तो सीट पर वो कभी जीत ही नहीं पाए हैं। जीतना तो दूर की बात है, वो दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाते थे। आमतौर पर बीजेपी वहाँ कुंदरकी में 3रे नंबर पर रहती थी, लेकिन इस बार उपचुनाव में वो जीता ही नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ जीत उन्होंने हासिल की है। और बाकी भी कई सीटें ऐसी हैं, चाहे सीसामऊ की सीट जहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत गई है, लेकिन किस तरीके से जीत पाई है ये भी साफ दिखाई दिया। बहुत मुश्किल से जिस सीट पर उन्हें कम से कम नहीं तो 80-90 हज़ार वोटों से चुनाव जीतना था, वहाँ वो 8 हज़ार वोट से जीत पाए हैं। एक खाली करहेल सीट है जिस पर 20 हज़ार की लीड है। बाकी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो मतदाता थे उनको रोकने की कोशिश की गई है। उपचुनाव में जो सीटें समाजवादी पार्टी के पास, जहां समाजवादी पार्टी का पहले विधायक था आज से 2 साल पहले, वो लोकसभा में चला गया, उसकी जगह वो सीट रिक्त हो रही है, खाली हो रही है। और उस सीट पर जब वोटिंग होती है तो आप देखते हैं वोट परसेंटेज 15% नीचे गिर जाता है। और अब आप कह रहे हैं कि भाई वोट परसेंटेज जहाँ कम वोट डलता है वो सीट बीजेपी जीत जाती है। अरे भाई खाली ये चीज़ खाली यूपी में ही होती है क्या? ये सीट बाकी जगह नहीं होती।
वोट परसेंटेज मध्य प्रदेश में भी गिरता है तो बीजेपी हार जाती है, राजस्थान में गिरता है तो बीजेपी हार जाती है, लेकिन जब यूपी में गिरता है तो वो सीट बीजेपी जीत जाती है। तो इस जब वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो आपको सभी जगह की देखना पड़ेगा। और खाली यूपी में जो आपने रामपुर मॉडल की जो बात चलाई है, यदि ये मॉडल पूरे भारत में अपना लिया गया तो संभवतः वोट परसेंटेज 40% से भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपको जो वोट नहीं देगा आप उसको वोट डालने नहीं देंगे। और ये इससे तो लोकतंत्र पर ही सवाल हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो शुरुआत में सभी 9 सीटों पर उपचुनाव के दोबारा से चुनाव रद्द करने की डिमांड की गई थी, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि विशेष तौर पर कुंदर की सीट को लेकर वो कोर्ट में इस पर जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यदि कोई किसी चुनाव का मामला यदि कोर्ट में जा रहा है और वो भी वोटिंग को लेकर, वो क्योंकि सीधा वो ईवीएम को लेकर नहीं बोल रहे हैं, वो मतदाताओं को लेकर बोल रहे हैं कि जिनका एक वोट है और उस वोट को आपने 20 तारीख को ईवीएम तक पहुंचने नहीं दिया है, बूथ तक नहीं जाने दिया है, उसको लेकर सपा यदि आज कोर्ट में जा रही है, क्योंकि वो चुनाव आयोग में भी जा सकते थे, लेकिन चुनाव आयोग से फैसला क्या आना है ये सबको पता है कि वोटिंग वाले दिन ही उनकी नहीं सुनी जा रही थी। तो इसलिए यदि वो वहाँ जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तो सपा का बिल्कुल ठीक फैसला है कि कोर्ट से ही इसमें न्याय मिल सकता है। बिल्कुल। और इसी मामले को लेकर अयोध्या से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनका भी बयान आया है, क्या कुछ बोले हैं पहले उन्हें सुन लेते हैं। को नहीं कराया, केवल 9 चुनाव हुए और 9 चुनाव में ये चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि ये चुनाव तानाशाही और लोकशाही के बीच हुआ। तानाशाही का सोच क्या होती है, तानाशाही का आचरण क्या होता है, वही सब आचरण के आधार पर ये चुनाव हुआ है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो जीत का दम भर रही है, उन्होंने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को चकनाचूर करके और लोगों को डरवा कर रिवाल्वर के बल पर और अधिकारियों को पूरी तरह से पुलिस के लोगों ने लोगों के वोट को छोड़ा है, डाला है और लोगों को भगाने का काम किया है और उनको स्वतंत्र मतदान देने से रोका है और इसी से उनकी जीत हुई। निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से अगर चुनाव हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति न होती। ये कहना कि 27 का चुनाव एक आईना है, ये उनका दिवा स्वप्न है। निश्चित तौर से 27 के चुनाव में जिस तरह से इन्होंने रोक छेक, पुलिस का बल, अधिकारियों का बल का इस्तेमाल किया है, 27 में नहीं होने पाएगा। और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी और ये आज की सोच उनके लिए दिवास्वप्न साबित हुआ। महाराष्ट्र में एनडीए की बड़ी, तो यहाँ पर हमने सुना उन्होंने भी यही आरोप लगाए हैं कि ये सब सिर्फ धांधली है और ये जो जीत हुई है ये धांधली के सहारे से हुई है और 2027 में अगर वापसी करने की कोशिश या वापसी करने का सपना बीजेपी देख रही है तो ये सपना अब उसका पूरा नहीं हो पाएगा। यानी इस तरह से उपचुनाव के नतीजों को लेकर भी बीजेपी घिर गई है, वहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी घिर गई है और इसी तरह बिहार में जिस तरह से उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे भी जो है एनडीए घिर गया है। क्या कुछ बोले हैं राजद नेता मनोज झा, पहले उन्हें सुन लेते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद तो वहाँ पथराव देखा गया, हालांकि पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश भी की। अब कहा गया डीजीपी की तरफ से कि अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं उस सिचुएशन को। क्या ये जायज है कि अगर सर्वे होता है या उस टीम पर एक समुदाय को पत्थरबाजी या पथराव करना चाहिए? इससे आपको नहीं, जायज नाजायज ये सवाल तब तक जब तक पूरे फैक्ट्स आ जाए। अभी मैंने उपचुनाव के दौरान यूपी पुलिस का चेहरा देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ मैंने नहीं, क्योंकि ये छवियां सरहद के पार भी जाती हैं कि आप रिवॉल्वर ताने लोगों को धमकी दे रहे हो। तो उस पुलिस का की अद्यतन स्थिति क्या है हम सब जानते हैं। बहरहाल फिर भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि शांति बरकरार रहे किसी भी कीमत पर, चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो। लेकिन यूपी पुलिस की मिरर इमेज अच्छी नहीं है। सर एक आखिरी सवाल,
तो यहाँ पर जिस तरह से रिवॉल्वर ताने दिखाई दी है पुलिस, उसको लेकर मनोज झा ने सवाल खड़े कर दिए और ये कहा है कि ये जो छवि ये बना रही है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ देश में ही नहीं रह रही है, सरहद पार भी ये तस्वीरें जा रही हैं, ये वीडियोस जा रहे हैं और इससे पूरे देश की छवि खराब हो रही है। एक बड़ा मुद्दा इन्होंने यहाँ पर उठाया मनोज झा ने। लेकिन इसी तरह यहाँ पर जो पूरे उपचुनाव के नतीजे हैं वो भी सवालों के घेरे में है, वहीं महाराष्ट्र के नतीजे भी सवालों के घेरे में, और इतना कि खुद बीजेपी, खुद उसके सहयोगी दल यानी पूरा एनडीए भी इस सोच में है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे, ये इतने अच्छे नतीजे आए कैसे। और अब जो सहयोगी दल हैं वो टेंशन में इसलिए आ गए क्योंकि इन नतीजों के बाद से बीजेपी एक बार फिर उन पर दबाव बना रही है और इसी के चलते हुआ ये है कि सीएम पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। वहां शिंदे गुट अपना दावा कर रहा है, अजीत पवार गुट की तरफ से अपना दावा किया जा रहा है और वहीं देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की तरफ से अपना दावा किया जा रहा है। और इसी बीच शिंदे का बड़ा बयान आ गया है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि पहले से जो जिसकी पार्टी ज्यादा सीट्स लेकर आएगी वो ही जो ज्यादा सीट जीतेगी उसी को सीएम पद दिया जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। ये बात हुई थी कि तीनों दल आपस में बैठेंगे और उसके बाद। तो यहां पर कुछ संभावनाएं ऐसी बनती दिख रही है अविनाश जी कि अजीत पवार को भले ही गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत करके संभाल लिया है, मना लिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे अपने पर अड़ सकते हैं। तो क्या प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्या रणनीति बना रही है, क्या कुछ लगता है? पहली बात तो ये जैसे एकनाथ शिंदे ने बोला कि पहले ऐसे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन क्या बीजेपी उनकी ये बात मानेगी? बीजेपी तो कह देगी कि भाई ऐसे तो पहले सी बात हुई थी कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी वही चुनाव उसका सीएम बनेगा। बाकायदा गृह मंत्री का बयान। हाँ, अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उद्धव ठाकरे के साथ आप समझौता करते हैं 2019 में और मातोश्री में जाकर आप बाकायदा बैठकर उस बोलते हैं कि 2.5 साल सीट बंटवारा होगा। उद्धव ठाकरे का कहना यह था कि पिता जिस रूम में बाला साहब ठाकरे जिस रूम में रहते थे वो उनके लिए मंदिर है, उस मंदिर में बैठकर वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2.5 साल की बात अमित शाह ने कही थी और ये कहा था कि इसका चुनाव में जिक्र नहीं होना है, तो बोले हमने चुनाव में उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन जैसे ही चुनाव रिजल्ट आए बीजेपी अपनी बात जो कही हुई बात थी उससे पलट गई। अब यदि एकनाथ शिंदे इस चीज़ को बोल रहे हैं कि इस तरीके की कोई बात नहीं हुई थी, तो बीजेपी की तरफ से कल को कोई नेता बोले नहीं इस तरीके की तो बात हुई थी, एकनाथ शिंदे के सामने बात हुई थी, और एकनाथ शिंदे को यदि झूठा साबित कर दें तो क्या एकनाथ शिंदे इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे कि हमने जो बोला है वो सच बोला है? कि भाई बीजेपी जो लाइन पकड़ लेगी उस पर तो अड़ जाएगी, और आज की तारीख में तो उसको देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की भी जरूरत नहीं है, उनका काम अजीत पवार से ही हो जाएगा। अजीत पवार नहीं तो वो इंडिपेंडेंटों से और उनके जितने भी बीजेपी के जो नेता हैं वो दूसरी दलों से जीते हैं वो उनसे अपना काम कर लेंगे। तोड़ फोड़ का काम तो जब काउंटिंग शुरू हो रही थी उससे पहले ही बीजेपी की तरफ से शुरू हो गया था। तो इसलिए एकनाथ शिंदे ने क्या कहा या अजीत पवार ने क्या कहा इससे इसके कोई मायने नहीं रह गए हैं। दिल्ली क्या कह रही है सबसे ज़्यादा चीज़ें वहीं पर रहेंगी। तो एकनाथ शिंदे का जो बयान आया है कि सीएम पद के लिए, लेकिन एकनाथ शिंदे के चेहरे से ही दिखाई दे रहा है कि इस बार उनके यहाँ से कुर्सी जा रही है और उसके बाद उनकी पार्टी बचेगी क्या होगा ये अगले 1-2 साल में तय हो जाएगा। और उससे पहले तो बीएमसी का ही चुनाव आना है, क्योंकि जो महायुति गठबंधन की सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब रही इस बार भी देखा जाए तो खाली एक मुंबई से रीजन ऐसा रहा है जहाँ बराबर की टक्कर मिली है, चाहे वोट शेयर का मामला हो चाहे सीटों के मामले में जरूर थोड़ा बहुत महायुति गठबंधन आगे निकल गया है, लेकिन वोट शेयर के मामले में लगभग दोनों बराबर रहे हैं। तो इसलिए बीएमसी चुनाव पहला तो ये 2-2.5 साल से उसी को इसीलिए टाल रहे हैं कि उन्हें दिखाई दे रहा है कि बीएमसी यहाँ से चली जाएगी, वो शिवसेना के हाथ में जो है उद्धव गुट की शिवसेना है उसके पास चली जाएगी। तो अब ये बीएमसी का चुनाव इतनी बड़ी जीत के बाद भी करवा पाएंगे? तो अब ये सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा। तो ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं और यहाँ पर ये भी स्थितियां हैं कि जो ये जीत हुई है इस जीत ने एनडीए की टेंशन मतलब खुशियां तो दी, राहत भरी खबर तो है एनडीए के लिए, एनडीए जश्न मना रही है, लेकिन एनडीए उस तरह से जश्न नहीं मना पा रहा है जिस तरह से वो मना सकता था, क्योंकि जो नतीजे आए उससे एनडीए ही हैरान हो गया, एनडीए ही चौंक गया, क्योंकि एनडीए के सहयोगियों को और खुद बीजेपी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसे नतीजे आ जाएंगे। और इसी वजह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर संजय राउत तक तमाम विपक्षी दल इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर रहे हैं नतीजों पर कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आखिर झूठे साबित कैसे हुए। खुद संघ के रिपोर्ट में भी यह दावा नहीं किया गया था कि बीजेपी 200 पार जा सकती है, उसमें भी 160-165 सीट्स दिखाई गई थी। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो संघ का रिपोर्ट हो या बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट हो या तमाम
जो सर्वे रिपोर्ट्स आए वो सभी के सभी गलत साबित हुए और नतीजे आते हैं तो नतीजे सबको हैरान कर देते हैं। वहीं झारखंड में जो नतीजे आए हैं उसके बाद से वहां सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये सारी चीजें अब बता रही हैं कि चुनाव आयोग को लेकर तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं, खासकर अविनाश जी ने जो जानकारी दी कि किस तरह से महाराष्ट्र में 8 से 9% की बढ़ोतरी हुई, आंकड़े जो आए, लास्ट अपडेट जो आया, उसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड की तो वहां पर मात्र 1 से 1.5% की बढ़ोतरी हुई। तो यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ये तमाम सवाल है और इनके जवाब जानने की लगातार हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ मुझे